Hello, students. Coming to the next chapter from your syllabus, this is what's the language of the future. Now, this chapter is written by Henry Hitchings. So, I am telling you summary. Then we will come to the question answers. नाउ इस चैप्टर में हेनरी हिचिंग्स ने हमको ये बताया है, वो एक तरीके से आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो आजकल डोमिनेंट लैंग्वेज बनती जा रही है एंड इनफैक्ट डोमिनेंट ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका उसको बोला जाता है। ठीक है, ये ना बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रही है दुनिया में ना, इंग्लिश मतलब आना आपको बहुत जरूरी है। इस तरीके से लैंग्वेज थोड़ी सी डोमिनेंट होती जा रही है, हिंदी थोड़ा थोड़ा उसमें हिडन होता जा रहा है। अब इसमें उन्होंने ये बताया है कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ एक भाषा नहीं है, बट वो एक तरीके का टूल है। ठीक है, जिसको कि हम टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते हैं, बिजनेस के लिए यूज करते हैं, और ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन के लिए उसका यूज किया जाता है, बातचीत करने के लिए उसका यूज किया जाता है। क्योंकि इस लैंग्वेज के बिना आप ये एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो दुनिया में ऑलमोस्ट सबको आती है, तो इसी के थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं और बिजनेस के फॉर्म में भी अ, इसको यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि मोस्टली लोग इसको जानते हैं इस लैंग्वेज। ठीक है, अब इंग्लिश के बारे में उन्होंने ये बोला है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग इस इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो अब फोकस जो है वो कहाँ जा रहा है, लोगों का एक ग्लोबल इंग्लिश की तरफ जा रहा है, जिसको ग्लोबिश भी बोला गया है, ग्लोबिश। ठीक है, और ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश से थोड़ी सी अलग है। जैसा कि आ, हम लोग जानते हैं कि हम दो तरह की इंग्लिश जानते हैं, ब्रिटिश एंड अमेरिकन। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश वो है जो अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, और हमारी टेक्स्ट बुक्स भी उसी को फॉलो करती हैं, और वो स्ट्रिक्टली ग्रामर को फॉलो करते हैं। ठीक है, ग्रामर को फॉलो करती है वो, और और थोड़ी सी डिसिप्लिन्ड होती है वो लैंग्वेज। ठीक है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो अमेरिकन इंग्लिश है, ये स्पोकन इंग्लिश के नाम से जानी जाती है ज्यादातर। और इसमें क्या है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे नहीं रहते। एक आप इसको चैटिंग की लैंग्वेज के वे में भी पढ़ते हो। तो एक नया इंग्लिश जो फॉर्म ले रहा है, उनका ये कहना है कि वो ट्रेडिशनल ब्रिटिश और अमेरिकन जो इंग्लिश जो है उससे भी हटके एक ग्लोबल फॉर्म में ये इंग्लिश लैंग्वेज सामने आ रही है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी सामने हैं फ्यूचर में जो हम लोग फेस कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि क्या है, इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज बनती जा रही है, तो इसमें खूब सारे चैलेंजेस भी हैं जो लोगों के सामने आने वाले हैं। खासकर उन लैंग्वेजेस में जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे आज भी नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, और भी कहीं दे इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज भी नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो लैंग्वेज तो लुप्त होती जा रही है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी इनकी हम बात करें तो ये दो लैंग्वेज को छोड़ दें अगर, तो बाकी जो और हमारी नेटिव लैंग्वेजेस हैं जो लोग अपने नाम से पहले जानी जाती थी, वो आजकल नाम भी भूलते जा रहे हैं। उसमें इन्होंने दो लैंग्वेजेस का नाम स्पेशली बोला, स्पेनिश एंड मैंडेरिन। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ एक नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं अलग अलग है, ऐसी वहां पर भी हैं, पर वो लुप्त होती जा रही हैं, तो उनको आगे सामने लाना ज्यादा जरूरी है। अब उनका ये कहना है कि ये जो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको हमें हमेशा कल्चरल फॉर्म में यूज करना चाहिए। हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, कोई कल्चरल एक्टिविटी है, तो उसमें हमको अपनी इस रिलीजियस फॉर्म में इस लैंग्वेज अपनी लैंग्वेजेस का यूज करना चाहिए। ठीक है, और बल्कि ये जो इंग्लिश है इसको हमको एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना चाहिए, और पब्लिक वे में इसको यूज करना चाहिए। नाउ हेनरी हिचिंग्स हमको ये भी बताते हैं कि ये जो इंग्लिश है ये बहुत तेजी से आगे फैलती जा रही है, और इसका एक्सपेंशन जो है दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो एक कॉमन टंग लैंग्वेज बन गई है अब ये लोगों की ग्लोबली। और एजुकेशन फील्ड की उसमें भी हम अगर देखते हैं तो इंग्लिश का डिमांड बढ़ता जा रहा है। ठीक है,
इसको ट्रेनिंग के फॉर्म में भी इस लैंग्वेज को यूज किया जाता है। तो ये जो है इसमें उन्होंने यही बताया है कि ठीक है, इंग्लिश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमको उसको जानना चाहिए, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस का भी उसमें ध्यान देना चाहिए हमको। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई एक लैंग्वेज के पीछे अगर हम लग जाते हैं तो दूसरी लैंग्वेज उस पे कुछ लैंग्वेजेस, खासकर जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, वो सफर कर रही हैं। तो इस कारण से वो ये हमसे क्वेश्चन भी पूछते हैं बाद में कि अब हमारी जो फ्यूचर इंग्लिश है, अभी तो ठीक है हमें इंग्लिश आती है, लेकिन अब वो इंग्लिश भी अपने आप में अपना स्वरूप बदलती जा रही है। तो कौन सी इंग्लिश ऐसी रहेगी जो फ्यूचर में अब हम पढ़ेंगे, अब फ्यूचर की लैंग्वेज कौन सी कहलाएगी? तो ये अभी तक किसी को पता ही नहीं है, किसी को अंदाजा ही नहीं है। उनका ये कहना है इतनी तरह तरह की इंग्लिश चलने लगी हैं, सब अपने अपने तरह की इंग्लिश का यूज करने लगे हैं। इवन इंडिया में हम लोग इंग्लिश का यूज करते हैं, आधी हिंदी और आधी इंग्लिश। तो इसका अब लैंग्वेज का फ्यूचर बचा क्या है, ये अब वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, और ये चैप्टर पूरा उसके बारे में है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है ना, कॉम्प्रिहेंशन वन में, इसमें आप आंसर्स देख लेंगे। ये भी शॉर्ट आंसर है। Here also you can see question number 4, question number 5, then 6, 7, 8. So there are so many, there are 11 in number. I have given you 11 question answers here. तो आप इन सबको पढ़ेंगे, अभी जो मैंने आपको समझाया उसी से रिलेटेड इसमें आंसर्स है। ये है कॉम्प्रिहेंशन टू, दैट इज इसमें एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे। जो आर्ग्यूमेंट क्या है ऐसे में पूछा गया है, एक तरीके से पूरी समरी आ जाती है इस आंसर में, तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, है ना। और इंग्लिश का क्या स्टेटस है ये उन्होंने इसमें बताया है इस वाले आंसर में। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा सा उसको डिस्कस किया है। सो दीज आर टोटल 5, तो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस है। सो गो थ्रू देम एंड थैंक यू, all the best for your exams. See you in the next video.